हम दो बहनें थीं, एक में दूसरी लैला। कुदरती बात है, माँ बाप को सभी बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन छूटी होने की वजह से माँ मुझ पर ज्यादा तवज्जो देती थी। हम बहनों में 1 साल 9 माह का वक्फा था। देखने में हम बराबर ही लगती थीं। लैला शुरू से ही मिजाज की तेज थी। वो मेरे साथ जारहाना रवैया रखती थी और जब मौका मिलता मार पेट भी कर लेती। इस वजह से उम्मी को मीर उद्यान रखना पड़ता था। लैला की चीरा दस्तियों से बचाने के लिए वो मुझे हमा वक्त अपने साथ रखती और जब कभी मैं लैला के ज़ेर इताब आ जाती तो दौड़कर मुझको बचा लेती और अपनी बाहों में भर लेती। तभी लैला को 2-4 चपत भी लग जाते थे। अपनी इस इहानत पर वो देर तक रोती रहती। यूं बचपन से ही इसने मुझसे दुश्मनी पाल ली। इस तरह की लड़ाइयां बहन भाइयों में होती ही हैं, मगर लैला ये समझने लगी थी कि माँ सिर्फ मुझे चाहती है, इससे प्यार नहीं करती। वो अक्सर अब्बा से शको करती कि माँ छूटी को गोद में उठाए रखती है और मुझे मारती है। वालिद ने मजाक में मेरा नाम गोद चढ़ी रख दिया था, वहाँ लैला को नक चढ़ी कह देती थी। मालूम नहीं कब लैला के दिल में हसद की चिंगारी ने आग पकड़ ली और फिर ये आग अंदर अंदर इसे सुलगाने लगी। इस चिंगारी की तपश को बचपन के दिनों में किसी ने महसूस न किया था। बचपन बैठ गया और हम बहनों ने शऊर की मंजिल पर कदम रख दिया। मैं तो समझदार होकर लैला आपी से मोहब्बत करने लगी, मगर उनके दिल से मेरे लिए बुग़्ज़ और इनाद न गया। जब मौका मिलता छेबत्ती हुए फिक्रे कस्त मेरी चीजें खराब गुम कर देती। मैं बस रुकर चुप हो जाती। इसके बावजूद मैं उनसे नफरत न कर सकी। मैं उनके लिए अच्छा सोचती थी, ताहम उनसे डरती और दबी दबी रहती। वो मेरे बारे गलत बातें करती, इल्ज़ाम लगा तो भी खामोश रहती। अलबत्ता अम्मा को बड़ी बेटी की ऐसी बातें बुरी लगती। वो उनको रोकती टोकती और कभी कभार मेरी तरफदारी में बुरा भला भी कह दिया करती थी। जाहिर है वो माँ थी और माँ अपने सब बच्चों की फितरत को जानती है, ये भी कि किसकी ज़्यादती है। तबला महला इस बच्चे को आंखें दिखाती है और जो बेकसूर हो इसकी हिमायत तो सभी करते हैं। ये बातें भी लैला को खुलती थीं। जब वालिद हमारे लिए चीज़ में लाते वो पहले उठा लेती और मेरे हिस्से की चीज़ों को तोड़कर ख़राब कर देती, बाहर फेंक देती। इस तरह मेरे जूते चूड़ियाँ कल्प गरज जो भी शय मेरे हिस्से की होती, इसको ज़ाय करने से ना चुकती। मेरे हिस्से में आंसू ही आते। मैं बचपन से शरीफ अलतब थी, तभी अम्मा अब्बा से शिकायत लगाने की बजाय खामोशी इख्तियार कर लेती। मुझे झगड़े से खौफ आता था। नहीं चाहती थी कि हर रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो और हमारे घर का माहौल खराब हो। जिस तरह हम अपने माँ बाप की 2 बेटियां थीं, इसी तरह मेरे चचा के भी बस 2 ही बेटे थे, फवाद और साद। फवाद चालाक जबकि साद भूला भाला था। वालिद और चचा ने मशवरा किया कि लैला की शादी फवाद और मेरी साद से कर दी जाए ताकि घर की लड़कियां घर में रहें। इस बात पर सभी ने इत्तेफाक किया। पहले लैला और फवाद को रिश्ता इज़्दिवाज में बांध दिया गया और उनके 3 बरस बाद मीर अलिफ बयासाद से हो गया। जब तक चाचा चाची जिंदा रहे हम सब एक ही घर में रहे। बड़ा बेटा होने की वजह से ससुर साहिब ने तमाम इख्तियार पहले ही फवाद भाई को सौंप रखे थे। यूं भी सीधा सादा होने की वजह से साथ तमाम मामलात से अलग थलग ही रहता था। हमारा घर पहाड़ी इलाके में था, जहां खुदरो चरागाहें थीं और घास खूब उगती थी। यहाँ के लोगों का अक्सरियती पेशा भेड़ बकरियां पालना था। हमारे सासर की भी 400-500 बकरियां थीं। वो एक बड़े रेवड़ के मालिक और काफी खुशहाल थे। इसके अलावा ज़री अराज़ी भी थी। अराज़ी और पैदावार के मामलात उनके बड़े बेटे यानी कि लैला आपी के शौहर फवाद भाई संभालते थे और रेवड़ की देखभाल साद के ज़िम्मे थे। मेरे शौहर इस काम में खुश थे।
ان کو مالی معاملات سے کوئی سروکار نہ تھا، یہ معاملات فواد بھائی اور چاچا جی ہی سنبھالتے تھے۔ ایک جگہ کھانا پکتا اور 2 وقت کی روٹی سب اکٹھے مل جل کر کھاتے تھے۔ اس کے سوا کسی چیز کی ساد کو چاہ نہیں تھی۔ چاچا نے اپنے بڑھاپے کے سبب اراضی اور پید اور کی دیکھ بھال فواد کے ذمے ہی لگا دی۔ وہی فصل الفاٹ عطا، اس کی فروخت اڑیتوں سے لین دین اور حساب کتاب سب اس کے پاس تھا۔ ہمیں صرف ضرورت کی اشیاء، کپڑا، تیل، صابن وغیرہ خرید کر دے دیا جاتا تھا۔ وہ ہم کو اپنی مرضی اور پسند کی اشیاء خرید کر لا دیا کرتے، جو لیلا مجھے اپنے ہاتھ سے دیتی اور خود کو مجھ سے برتر خیال کرتی، اپنا محتاج سمجھتی تھی، کیونکہ وہ دینے والی اور میں لینے والی تھی۔ ضرورت کی بھی چیز مجھے اس سے مانگنی پڑتی تھی۔ لیلا اس گھر کی بڑی بہو تھی۔ وہ جو چاہتی کرتی، جو لینا ہوتا لے لیتی، جتنا چاہتی خرچ کرتی، کیونکہ کیش تو اس کے شوہر کے پاس ہوتا تھا۔ میں اپنے آپ کو بے بس اور بہن کا محتاج سمجھتی تھی، اپنی کوئی آرزو پوری نہ کر سکتی تھی۔ وہ خوشبودار صابن سے نہاتی تھی اور مجھے کپڑے دھونے والا خراب صابن بھی مشکل سے ملتا تھا۔ میں لیلا پر رشک کرتی، جبکہ وہ میری جیٹھانی ہی نہیں، سگی بہن بھی تھی۔ ایک ہی گھر میں ایک بہو کی حیثیت مالکہ کی، جبکہ دوسری بہو نوکرانی ایسی تھی۔ کبھی ساتھ سے شکو کرتی تو وہ کوئی اثر نہ لیتا، بلکہ اپنی کھال میں مست رہتا کہ جیسی زندگی اللہ کی طرف سے مل گئی ہے، اسے صبر و شکر سے گزارو، شکو مت کرو۔ وہ سمجھاتا تھا اور میں مجبور نہ چپ رہتی، مگر اس تفریق پر میرا دل کوڑتا بہت تھا کہ میں بھی اسی گھر کی بہو تھی۔ میں بھی اتنی ہی حقدار تھی جتنی میری بہن لیلا تھی، مگر وہ اس حق کو تسلیم کرنے پر کسی طرح تیار نہیں تھی اور مجھ کو جوتی کی نوک پر رکھے ہوئے تھی۔ میری چاچی مسکین سی عورت تھیں، وہ اپنے کام سے کام رکھتیں۔ ہم صرف جیٹھانی دیوانی ہی نہیں بلکہ سگی بہنیں بھی تھیں، لہذا وہ ہمارے معاملات میں دخل دینا مناسب نہیں سمجھتی تھیں اور کسی کو کچھ نہیں کہتی تھیں۔ سونے پر سہاگا یہ کہ میرے شوہر کو بھی تو کسی بات کی شکایت نہیں تھی۔ اگر وہ میرے لیے آواز الفاٹے عطا تو ضرور میرے ساس سسر بھی توجہ دیتے، مگر وہ تو بس اللہ والا بندہ تھا۔ اس کی خود کی کوئی خواہش تھی اور نہ ارمان، جو مل جاتا کھا لیتے، جو وہ پہننے کو دے دیتے پہن لیتے۔ جوتا پھٹ جاتا تو یہ نہ کہتے کہ نیے لے دو۔ لگتا تھا کہ ان کا دل ہر قسم کے جذبات سے عاری ہے، مگر میرے تو ارمان تھے۔ جب فواد بھائی لیلا کے لیے عید پر نئے جوڑے پرس، جوتی، چوڑیاں اور پر اوندے لاتے اور مجھ کو عام کاٹن اور ململ کا دوپٹہ ملتا تو مجھے احانت محسوس ہوتی، تب میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا۔ سوچتی کہ آخر اتنی بے انصافی میرے ساتھ کیوں؟ زمین تو دونوں بھائیوں کی برابر ہے، مویشی بھی برابر کے ہیں، پھر آمدنی پر بھی تو دونوں بھائیوں کا برابر کا حق ہونا چاہیے۔ کیا ہوا جو فواد بھائی بڑے ہیں اور چاچا جی نے انتظام ان کے ہاتھوں میں سونپا ہوا ہے؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ چھوٹے بھائی اور اس کی بیوی کو نوکر کی جگہ رکھا جائے اور کھانے پینے کو بھی جھوٹا دیا جائے۔ ہم بھی ان کی اولاد تھے، چاکر بیلی تو نہ تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوتا۔ جب اپنا ہی بند الف مار رہا ہو تو پھر گلہ کس سے؟ شوہر نے ساتھ نہ دیا تو میں نے بھی یہ سوچ کر صبر کرنا سیکھ لیا کہ کبھی تو بٹوارا ہوگا۔ جب ہمارا حصہ ہمیں مل جائے گا تو میں بھی لیلا کے برابر ہو جاؤں گی۔ پھر وہ غمزدہ کر دینے والا وقت بھی آ گیا جب میرے ساس سسر دونوں تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس دنیا سے چل ہے۔ اب گھر کا سربراہ اور املاک کا مالک میرا جیٹ فواد ہو گیا۔ چاچا چاچی کی موجودگی کی وجہ سے ہمارے ساتھ روپے پیسے میں ناانصافی کے باوجود آپس میں جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ ان کے روب کی وجہ سے سب بظاہر سلوک سے رہتے تھے، مگر ان کے انتقال کرتے ہی گھر میں انتشار اور بد سلوکی نے جنم لے لیا۔
मेरे चाचा जी सियाने आदमी थे। वो बड़े बेटे को लिहाज की वजह से कुछ न कहते थे, लेकिन जानते तो थे कि बड़ा लड़का छोटे भाई के साथ इंसाफ नहीं करता। लिहाजा जब वो ज्यादा बीमार हुए तो उन्होंने दोनों बेटों की मलकियत के कागजात अपनी जिंदगी में ही बनवा कर अपने अजीज दोस्त यानी चाची के भाई रहीम बख्श के पास रखवा दिए थे, जो एक पटवारी थे, और उनको ताकीद कर दी थी कि मेरे मरने के बाद जमीन दोनों भाइयों में बराबर बराबर तकसीम कर देना। मकान और माल मवेशी की तकसीम भी मुंसिफाना कर देना। इस बात का इल्म शायद फवाद और लल को नहीं था। वालिदैन के वफात पाते ही उन्होंने हमारी ज़रूरत को पूरा करने से इनकार कर दिया। तमाम जेवर भी कब्जे में लेकर बेच दी और इस रकम से ईंटों का भुट्टा लगा लिया। जब सूना और मैं खर्चे की खातिर तंग पड़े तो उन्होंने मेरे शौहर से कहा कि तुम कोई काम करना नहीं जानते तो बेहतर है कि मेरे ईंटों के भट्टे पर मजदूरों की निगरानी करो, वरना मैं तुमको खाने पीने को एक ढेला भी नहीं दूंगा। बेचारे साद ने कोई एतराज न किया। वो बड़े भाई का अदब करता था। अब इसका यही काम था कि सवेरे भट्टे पर जाता, दोपहर को आकर रोटी खाता और काम करने वाले मिस्त्रियों की रोटी बांध कर भट्टे पर चला जाता। उधर लैला और ज्यादा मुझ पर शेर हो गई। घर का सारा काम करवाती, फिर भी बुरा भला कहती रहती, गालियों से भी ना चुपती। देवर का इसे पता था कि ये तो कुछ कहेगा नहीं, अगर बीवी शको करेगी तो इसको ही चुप कर देगा। एक दिन लैला ने मुझसे कहा, अनाज की बोरी साफ कर दो, तुम्हारा शौहर चुकी पर पीसने के लिए दे आएगा, आटा खत्म हो गया है। इस रोज मुझे बुखार था और जिस्म में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने कहा, आज अकेली बोरी साफ न कर सकूंगी, मुझे बुखार है। तुम थोड़ा सा आटा चुकी से मोल मंगवाल, मैं कल बोरी साफ कर दूंगी। मेरा इस कदर कहना था कि वो मुश्तइल हो गई और जूता उठाकर मारने को दौड़ी। साथ ही कहती जाती थी कि हराम खोर, तुम मियाँ बीवी दोनों मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, हमारा दिया खाते हो और काम से जी चुराते हो। वो झगड़ा कर रही थी कि मेरी सास के भाई पटवारी करीम बख्श उधर आन निकले। उन्होंने जो ये देखा तो मेरी बहन पर बहुत खफा हुए। कहने लगे, तो किस बात पर इस कदर चढ़कर बोल रही है और इस गरीब पर जुल्म कर रही है? तुझको खबर है कि रहमा भी इतनी ही मालिक है जितनी तो है। मैं आज ही तहसीलदार से कहकर सारी जमीन जायदाद और माल का बंटवारा कर देता हूं। कागजात मेरे पास हैं। इस मकान के बीचों बीच कल मैं खुद दीवार भी तामीर करवा दूंगा। तो समझती क्या है अपने आप को? सगी बहन से इतनी दुश्मनी। अगले दिन वो सुबह ही सुबह आ गए। मैं उनको मामाजी कहती थी। मामाजी साथ मिस्त्री और मजदूर भी लाए और मकान के दरमियान दीवार उठवाने लगे। उन्होंने फवाद से इजाजत ली और नसाद से कुछ कहा। वो बोले, मैं तमाम कामों का मुख्तार कार खुद हूं। इस मामले में मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। 3 दिन में दीवार मुकम्मल हो गई। यूं मेरे जेठ और जेठानी इस तरफ में और साद इस तरफ रह गए। साद ने फिर भी किसी से कुछ न कहा। वो इसी तरह रोज रोटी लेकर भट्टे पर जाता और अपनी ड्यूटी देता रहा, जो बड़े भाई ने इसके जिम्मे लगाई थी। मुझे नहीं मालूम कि लैला और फवाद भाई ने इसके बाद आपस में किया सलाह की, क्योंकि मामा जी की मुदाखलत उन्हें बहुत नागवार गुजरी थी। मगर वो जानते थे कि मामा जी के मुकाबले पर आए तो वो उनको अदालत तक घसीट ले जाएंगे। यूं वो बज़ाहिर खामोश हो गए। मामा जी ने साफ कह दिया था कि इस मर्तबा फसल आधी साद के घर जाएगी, आधी फवाद के घर। दीगर आमदनी ज़राए का भी हिसाब देना होगा, वरना मैं ज़मीन अलग कर दूंगा, फिर जिसका जो जी चाहे करे।
जितना मेहनत करेंगे इतना ही फल काटेंगे, मगर मेरे जीते जी बड़ा भाई छोटे का हक नहीं मार सकेगा। इस मामले को 6 माह गुजरे थे। एक दिन साद रोटी खाने घर आया। मैंने मिस्त्रियों की रोटी रुमाल में बांध कर उसको दी। वो रोटी लेकर चला गया और जाते जाते कह गया कि फवाद लाला काम से शहर गया हुआ है। आज मुझको भट्टी देकानी है, इसलिए मैं देर से घर आऊंगा। रोज वो सर शाम घर लूट आता था। आज शाम नहीं आया तो मैं लैला के पास गई और कहा, अपने लड़के को भेजकर जरा पत्ता करा दो। साद अभी तक नहीं लूटा, मीराजी घबरा रहा है। वो बोली, वो वहीं सो गया होगा। तुम फिक्र न करो, सुबह आ जाएगा, तुम घर जाकर सो जाओ। फवाद भी शहर गया हुआ है। वो साद के जिम्मे भट्टी का काम लगा कर गया होगा। भट्टी की आमदनी में से आधी का हकदार बनना है तो काम भी करना होगा। लैला के तेवर देखकर मैं चुप हो गई और उल्टे कदमों लूट गई। जूं जूं रात गुजरती जा रही थी, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। किसी पिलचीन नहीं आ रहा था। कभी सोचती कि खुद जाकर देखूं साद क्यों नहीं आया, फिर ख्याल आता कि इतनी रात गए अकेली घर से निकलूंगी तो वो नाराज होगा। यूं ही सोचों और दलीलों में रात गुजर गई और पलक ना झपकी। सुबह हुई, फिर दिन चढ़ने लगा। साद को न आना था, वो न आया। तभी खुद पर काबू न रहा और मैं 10 बजे के करीब घर से निकल पड़ी। भुट्टा ज्यादा दूर नहीं था। सोचा बुरा भला कहेगा तो कहे, मगर अब मैं जाकर देखूंगी जरूर कि क्यों वो नहीं आ रहा। लैला को कुछ कहना बेकार था। मैं इसके लब और लहजे की सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जानती थी कि बहन कैसा कर्रा जवाब देगी। भट्टे पर पहुंची तो देखा मजदूर बच्चे हुए गारे से कच्ची ईंटों से सांचे भर कर रखते जा रहे थे और भट्टी की चिमनी से खूब काला काला धुआं उठ रहा था। भट्टी का मुंह बंद हो चुका था और कच्ची ईंटें पकने के लिए चुननी जा रही थीं। रात ही से भट्टी सालगा दी गई थी। मैंने एक मजदूर को बुलाकर पूछा, साद कहाँ है? वो बोला, मुझे खबर नहीं, शायद घर में होगा। घर से तो मैं आ रही हूं पत्ता करने के, वो कल यहां आया तो फिर रात को भी नहीं लुटा। बीबी में बीमार था, कल छठी पर था। मुझे कल के बारे कुछ पता नहीं। मैं मिस्त्री से पूछ कर बताता हूं, शायद इसको पता हो। ये कहकर वो सामने बैठे हुए आदमी के पास चला गया। इससे बात करके आया और कहने लगा, वो कहता है हमें पता नहीं, वो कल रोटी देकर वापस घर चला गया था। परेशान हो घर आ गई, मगर किसी का फासला मैंने मिनटों में तय कर लिया। फवाद और मामा भी अभी तक शहर से नहीं कि कल से साद गायब है। मैं पैदल ही मामा के डेरे पर चल पर गया था और फवाद लाला शहर गया है। मामाजी बेचारे उसी वक्त मेरे हमरा आए। उन्होंने भट्टे पर जाकर पत्ता किया, मगर किसी ने कुछ ना बताया। शाम को फवाद भाई भी आ गए। मामा के साथ वो भी साद की तलाश में लग गए। दोनों करीबी गांव में जहां जहां रिश्तेदारों के घर थे वहां पहुंचे। सबसे पूछा, सब ने हिला इल्मी का इजहार किया। फिर वो साद की गुमशुदगी की इत्तला करने थाने चले गए। पुलिस आई और भट्टे पर काम करने वाले मिस्त्री और मजदूरों को पकड़ कर ले गई। उनको बहुत मारा तो एक मिस्त्री ने बताया कि जब मजदूर छठी करके चले गए थे तो हम 3 आदमी भट्टे पर मौजूद थे, क्योंकि हमने यहीं रहना था और भट्टी सिलगानी थी। हमने फवाद लाला के कहने पर साद को भट्टी में डाल दिया। इसने इस काम के लिए हमें भारी रकम दी थी। भट्टी खिलवाई गई, मगर फवाद कहाँ था? वो तो राख हो चुका था। पुलिस फवाद को गिरफ्तार करके ले गई और अपने ही भाई को जलाने के जुर्म में इसे जेल हो गई।
کیس چل رہا تھا، میں فواد کو رو رو کر کوستی تھی کہ خدا کرے اسے پھانسی ہو جائے۔ اس نے میرا تو گھر اجاڑا تھا، اپنا گھر بھی اجاڑ دیا تھا۔ زمین تو اسی طرح انصاف سے تقسیم ہوئی، مگر لالچ نے خود اس کی اور سیدھے سادے ساد کی زند گاہے بھینٹ لے لے۔ اب میری اپنی بہن لیلا سے بول چال بند ہو چکی تھی۔ ہمارے بچے بھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے۔ گھر کے ساتھ گھر اور زمین کے ساتھ زمین جڑی ہوئی تھی، لیکن دل ایک دوسرے سے کوسوں دور تھے۔ آج اس واقعہ کو 50 سال بیت گئے۔ ہمارے بچے بڑے ہو گئے، لیکن دل جو دور ہوئے تو یہ دوری آج بھی نہیں مٹی۔ شاید کبھی اب ہم ایک نہ ہو سکیں کہ سعد کا غم میں نہیں بھولی۔